नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रदेश कांग्रेस की आंतरिक हलचल पर ज्यादा गंभीर नहीं पार्टी आलाकमान। एनबीटी को राजस्थान प्रभारी अजय माकन का इंटरव्यू। माकन ने इंटरव्यू में की गहलोत सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ और कहा कि राजस्थान में लोग खड़े हैं कांग्रेस सरकार के साथ। राजस्थान की जनता गहलोत सरकार के कामकाज से खुश है। हाल ही में हुए 3 सीटों पर उपचुनाव नतीजों से भी ये साबित हो गया। अच्छे परिणामों का श्रेय गहलोत सरकार और संगठन को जाता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हिमाराम चौधरी के इस्तीफे पर बोले अजय माकन, कहा कि ये पार्टी का अंदर का मामला है, अंदरूनी मामला है, मिल बैठकर इसको सुलझा लेंगे। सचिन पायलट पार्टी के एक एसेट्स हैं, हमारे स्टार कैंपेनर हैं, लेकिन पार्टी किसी की उम्मीद के हिसाब से फैसले नहीं करती। समझौता कमेटी के निष्क्रिय रहने पर बोले माकन, कहा कि ये किसी राजनीति के तहत नहीं हो रहा। पहले अहमद पटेल का निधन हुआ, फिर उपचुनाव और कोरोना के हालात। इन हालातों में राजनीतिक फैसले करने का अभी कोई औचित्य नहीं है। और इस तरीके से अजय माकन ने लगभग हर उस सवाल का जवाब दे दिया जो राजस्थान की सियासत में लगातार उठ रहा है। मसलन सचिन पायलट गुट का क्या होगा, क्या उसको लेकर एक नई रणनीति बन रही है क्या? जिस तरीके से हिमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया, वेद प्रकाश सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया, क्या उससे राजस्थान की राजनीति में कोई हलचल हुई है? एनबीटी को अजय माकन ने इंटरव्यू दिया और उसमें इन तमाम सवालों के खुलकर जवाब उन्होंने दिए। उन्होंने बाकायदा वरिष्ठ कांग्रेस नेता हिमाराम चौधरी के इस्तीफे पर कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, मिल बैठकर इसको सुलझा लिया जाएगा। वहीं सचिन पायलट पार्टी के लिए एक एसेट है, वो कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हैं, लेकिन पार्टी किसी की उम्मीद के हिसाब से फैसले नहीं करती। समझौता कमेटी के निष्क्रिय रहने पर भी अजय माकन ने बयान दिया और कहा कि ये किसी रणनीति के तहत नहीं हो रहा, बल्कि स्थिति उत्पन्न हो रही है। पहले अहमद पटेल का निधन हो गया, उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस को उपचुनाव में कूदना पड़ा और अब कोरोना के हालात जिस तरीके से राजस्थान बने हैं, उनको कंट्रोल करने में पूरी कांग्रेस लगी हुई है। और इन हालातों में राजनीतिक फैसले करने का कोई औचित्य नहीं। अब केंद्र और ममता के बीच हो सकता विधान परिषद के मुद्दे पर टकराव। बीते सप्ताह ममता सरकार ने बंगाल में फिर से विधान परिषद स्थापित करने का निर्णय किया। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया। अब तक केंद्रीय ही अघोषित नीति राज्यों में अपर हाउस स्थापित करने की नहीं रही। ऐसे में ममता बनर्जी का ये चुनाव वादा पूरा करना मुश्किल होगा। विधान परिषद के लिए राज्य विधानसभा से संकल्प पारित करने के बाद संसद से पास होता है विधेयक। देश में अगर वर्तमान हालात की बात की जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक ये वो राज्य हैं जहां पर अपर हाउस है, यानी कि विधान परिषद है। बंगाल में 50 साल पहले थी विधान परिषद, 1969 में ये समाप्त कर दी गई थी। राजस्थान में विधान परिषद का मसला भी केंद्र में लंबित है। राजस्थान विधानसभा ने 18 अप्रैल 2012 को पारित किया था विधान परिषद स्थापना का संकल्प। उस समय भी की थी राज्य में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार। तमिलनाडु में सत्ता में आई डीएमके ने भी विधान परिषद स्थापित करने का वादा किया। इस साल एक बार फिर से टिड्डी हमले की आशंका जताई गई है। यूएन के खाद्य एवं कृषि संगठन ने चेताया और कहा कि ईरान की ओर से बन रहा टिड्डी दल जो पूर्व में बढ़ सकता पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान की ओर से आ सकता राजस्थान के अंदर, यानी कि राजस्थान के जो जिले पाकिस्तान से लगते हैं, मसलन बाड़मेर, जैसलमेर, इस रास्ते से राजस्थान के अंदर टिड्डी अटैक एक बार फिर से हो सकता है। आपको याद होगा बीते साल लगभग इसी वक्त टिड्डी अटैक हुआ था। 21 मई से 26 सालों के बाद जैसलमेर के अंदर बीते साल अटैक हुआ था। राजस्थान और गुजरात में 10 लाख हेक्टेयर में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। जयपुर और दिल्ली तक ये टिड्डी दल देखा गया था। 10 राज्यों में इसका असर कहिए या कहर कहिए, ये दिखाई दिया। यूएन ने चेतावनी देते हुए पर्याप्त तैयारी को सलाह दी है कि वक्त से पहले ही इनको रोका जाए। जब ये किसी जगह पर अपना स्थायी एक तरीके से ठहराव करती है और वहां अंडे देती है, उसी वक्त इनको कंट्रोल करना बेहद जरूरी, वरना बीते साल के जैसे हालात राजस्थान में एक बार फिर से हो सकते हैं।
और बात करते हैं वैक्सीन की गाइडलाइंस की, जो बार बार बदल रही है और उसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने संपादकीय में इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। वैक्सीन डोज में अंतर, प्लाज्मा थेरेपी, SCQ दवा के इस्तेमाल की गाइडलाइंस में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। इससे जनता के मन में सरकार के फैसलों पर भरोसा प्रभावित हो रहा है। निर्णय विज्ञान पर होने चाहिए आधारित। लोगों को यह जानने का पूरा अधिकार कि डोज में अंतराल वैक्सीन की कमी की वजह से या फिर वैज्ञानिक परीक्षण के कारण। आपको बता दें कि कोविशील्ड के पहली डोज और दूसरी डोज के अंतर को धीरे धीरे बढ़ाया गया। पहले अंतर लगभग 1 महीने का था, फिर 45 दिन, फिर 60 दिन और अब लगभग 80 दिन कर दिया गया। और इसी वजह से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि देश के अंदर वैक्सीन की कमी की वजह से अंतराल बढ़ाया गया है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक रिसर्च है। अगर ऐसा है तो वो जनता के साथ साझा होनी चाहिए। सिरोही में 7 साल के मासूम को सिगरेट से दाग दिया। नाबालिग बच्चे के साथ सौतेले पिता ने ये ज्यादती की है। पिता ने बच्चे के शरीर पर बीड़ी और सिगरेट से जलाकर जख्म कर दिए। मासूम बच्चे के मुंह पर दांतों से काटने के भी जख्म। बाल कल्याण समिति सिरोही ने तुरंत प्रभाव से ये प्रसंज्ञान लिया है। कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट देकर बच्चे का मेडिकल भी करवाया गया है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रतन बापना ने मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश दिए। और अब बात करते हैं SMS अस्पताल में कोविड ड्यूटी पर नर्सेस के साथ क्या भेदभाव हो रहा है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने नर्सेस को सुविधाएं नहीं देने पर आपत्ति जताई। SMS के पोर्च पर कल नर्सेस 2 घंटे सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। एसोसिएशन जिला अध्यक्ष बलदेव चौधरी ने इसकी जानकारी दी। चिकित्सकों और नर्सेस और उनके परिजनों के लिए अस्पताल में अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोविड पॉजिटिव होने पर ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशन को लेकर व्यवस्था, लेकिन कुछ डॉक्टर्स की मनमानी के चलते नर्सेस को यह सुविधा नहीं दी जा रही। ऐसे में दिन रात कोविड में काम कर रहे नर्सेस में जबरदस्त आक्रोश और उसका पहला रिफ्लेक्शन मुमकिन है कि कल दिखाई दे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद RSS की रणनीति की बात करते हैं। तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद सक्रिय होगा RSS। चुनाव के बाद हुई हिंसा का मुद्दा भी RSS उठा रहा है। कार्यकर्ताओं का भरोसा मजबूत करना चाहता है RSS। दक्षिण बंगाल में कई दलित समुदायों ने बीजेपी को वोट दिया। दक्षिण बंगाल के दलितों में जनाधार मजबूत करेगा RSS, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं पश्चिम बंगाल के अंदर जीत के बाद हो रही है, मुमकिन है कि जो बीजेपी के साथ जुड़े, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, शायद उनको ये डर सता रहा हो कि अब यहाँ ममता दीदी की सरकार, TMC की सरकार, तो कहीं उनके जिंदगी पर, उनके परिवार पर कोई खतरा तो नहीं। और ऐसे में अब यह जिम्मेदारी RSS ने संभाली कि वो न सिर्फ उनके अंदर विश्वास को कायम करेगा, बल्कि इन घटनाओं को रोकने के साथ साथ उनके साथ रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। और अब बात करते हैं ताउते तूफान की, क्योंकि इससे करीब 15,000 करोड़ का नुकसान। इसमें से आधा गुजरात, दमन और द्वीप में नुकसान हुआ है। बिजली और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर तूफान से तहस नहस हो गए हैं। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में आंशिक नुकसान हुआ है। तूफान से प्रभावित राज्यों की 25 से 40% फसलें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और अब बात करते हैं IBRI बरेली की लेट लतीफी या फिर वन विभाग निश्चिंत है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से IBRI बरेली सैंपल भेजे हुए 7 दिन बीत गए हैं। कोरोना पॉजिटिव शेर त्रिपुर सहित अन्य बिग कैट्स के दूसरे सैंपल भेजे गए, लेकिन आज शाम 5 बजे तक IBRI बरेली से रिपोर्ट नहीं मिली है। सैंपल की रिपोर्ट आने में देरी से बिग कैट्स की जान को भी खतरा हो सकता है। यदि सैंपल में कुछ और बिग कैट्स पॉजिटिव आ गए तो इलाज में 7 दिन की देरी से उन्हें जोखिम हो सकता है। हालांकि सभी बिग कैट्स को विभाग ने क्वारंटीन किया हुआ है, यानी कि अलग अलग रखा हुआ है। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं सहित अन्य चिकित्सा इलाज आज भी जारी है। वहीं विभाग भी सैंपल भेज कर निश्चिंत हो चुका है, यानी कि रिपोर्ट मांग नहीं रहा। यदि IBRI बरेली से देरी हो रही है तो विभाग को रिपोर्ट मांगनी चाहिए, लेकिन विभाग बस इसी से संतुष्ट कि उन्होंने सैंपल लेकर भेज दिए हैं। जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी।
और अब बात करते हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया और उनके विराट सियासी इतिहास की। पहाड़िया अपने आप में राजनीतिक पाठशाला थे। एक बार किसी ने उनसे जानी उनकी बायोग्राफी, करीब 100 पेज से उनकी केवल बायोग्राफी। राजस्थान में स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री गहलोत के बाद सबसे विराट राजनीतिक बायोडाटा। राज्य के सीएम रहे, बिहार और हरियाणा के गवर्नर भी जगन्नाथ पहाड़िया रहे। केंद्र सरकार में मंत्री रहे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे। एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस में कई पदों पर भी जगन्नाथ पहाड़िया रहे। उनकी पत्नी शांति पहाड़िया भी विधायक रही। क्या राजस्थान को ग्लोबल टेंडर से मिलेगी वैक्सीन? ये अपने आप में एक गंभीर सवाल, और अगर मिलेगी तो किसकी मिलेगी और कितनी? दूसरे शहरों के अनुभव को देखते हुए उठ रहे हैं सवाल। प्रदेश में ग्लोबल टेंडर में आवेदन की आज शाम 5 बजे की अंतिम समय सीमा थी। ऑनलाइन टेंडर होने के चलते अभी तक आवेदन को लेकर कोई जानकारी नहीं। राजस्थान ने निकाला 1 करोड़ वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन दूसरे राज्यों के ग्लोबल टेंडर को देखें तो कंपनियों ने कोई अच्छी रुचि नहीं दिखाई। बृहद मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी को तय तिथि तक एक भी प्रस्ताव नहीं मिला। अब बीएमसी ने टेंडर की अंतिम तिथि 7 दिन बढ़ा दी है। ऐसे में बीएमसी जैसे ही राजस्थान के टेंडर को लेकर हालात हो रहे हैं, तो राजस्थान को भी अंतिम तिथि बढ़ानी पड़ सकती है। अब इसमें एक समस्या भी है। समस्या दरअसल ये कि ग्लोबल टेंडर के जरिए आप जिस कंपनी के साथ करार करना चाहते हैं या जो कंपनी इस टेंडर के जरिए वैक्सीन यहां भेजेगी, क्या वो आईसीएमआर से प्रमाणित है? क्या उसको भारत में वैक्सीन की अनुमति है? ये वो पेज जिसकी वजह से ना तो कोई अभी तक इन्वॉल्व हो रहा है और ना ही प्रदेशों को वैक्सीन मिल पा रही है। राजस्थान में कोरोना जांचों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण के बीच आरटीपीसीआर टेस्ट से जुड़ी आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 54,687 टेस्ट हुए, जिनमें 9,849 मरीज पॉजिटिव आए। इसके साथ ही राजस्थान में आरटीपीसीआर टेस्ट का आंकड़ा 1,28,661 पहुंच चुका है। इन टेस्ट में राजस्थान में अब तक आए 8,89,513 पॉजिटिव मरीज, यानी प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव संक्रमण दर 8.86% रहा। सर्वाधिक कोरोना टेस्ट जयपुर में हुए। यह आंकड़ा है 17,23,855। करीब 1.25 साल पहले राजस्थान में एक भी टेस्ट की सुविधा नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशन में जांच के क्षेत्र में लगातार राजस्थान आगे बढ़ता रहा। रोजाना 1 लाख से ऊपर जांच करने की क्षमता हासिल की और अब यह आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर चुका है। वहीं प्रदेश के हर शहर को आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी कवायद है। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी कवायद की जा रही है। राज्य सरकार को मिले थे 15 कंपनियों के प्रस्ताव। इनमें से तकनीकी तौर पर 6 कंपनियों का ही चयन किया गया। कंपनियों को दी गई दर के आधार पर आज होगा चयन। रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी का चयन किया जाएगा। वहीं बात करते हैं वेंटिलेटर को लेकर शिकायतों। पीएम केयर के वेंटिलेटर की सर्विसिंग, रिपेयर पार्ट का संकट है। सरकार ने देश भर में बांट दिए थे वेंटिलेटर, लेकिन कई राज्यों ने इनके काम न करने की शिकायत भी की। कहीं पर्याप्त ऑक्सीजन ना पहुंचने, कहीं चलते चलते बंद होने की दिक्कतें थी। फंड से देश की 5 कंपनियों से 2,332 करोड़ में खरीदे गए थे 58,850 वेंटिलेटर। ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनियों की लापरवाही भी इसका कारण रही। जिम्मेदार निर्माता कंपनियों ने तैनात नहीं किए इंजीनियर, और इसके चलते वेंटिलेटर्स को समय पर सर्विसिंग नहीं मिल पा रही और इन वेंटिलेटर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब बात करते हैं 2DG यानी कि 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवाई, जो अब प्रदेश आई। जून में 10,000 पैकेट्स मिलेंगे राजस्थान के मरीजों को। कोविड मरीजों के लिए रामबाण है 2DG दवाई। दरअसल इसको डीआरडीओ ने बनाया। राज्य सरकार ने दावा किया है कि डॉक्टर रेड्डी लैब को इसके ऑर्डर दे रखे हैं। डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर इस दवाई का निर्माण किया है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीरो सर्वे से पीछे हटी सरकार। फरवरी के बाद से सीरो सर्वे नहीं करवा रही सरकार। इसके बिना और हल्के लक्षण वाले रिकवर लोगों की मिल सकती जानकारी। विकसित हुई एंटीबॉडीज से हर्ड इम्यूनिटी का भी पता लगाया जा सकता है। अप्रैल 2020 में पहला और अगस्त 2020 में दूसरा सीरो सर्वे हुआ था। सर्वे न होने से संक्रमितों के वास्तविक आंकड़ों की भी जानकारी नहीं मिली। और बात करते हैं जोखिम में जिगर के टुकड़े। तीसरी लहर में मासूमों पर संकट की आशंका। राजस्थान में कुपोषित बच्चों की संख्या 42 लाख से ज्यादा है। ये बच्चे कम वजन और खून की कमी के शिकार हैं। समय रहते मासूमों के बचाव की तैयारी करने की जरूरत है। सरकार, समाज और परिवार को जुटना होगा एकजुट। डेडिकेटेड शिशु रोग अस्पताल जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर में। राजस्थान में 14 साल तक के बच्चों की संख्या करीब 2 करोड़ है। बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, बूंदी और डूंगरपुर में कुपोषण के चलते मासूमों की हालत ठीक नहीं। अमेरिका वैक्सीन भारत में मिले स्ट्रेन पर कारगर। अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार का रिसर्च। भारत में पहचाना गया है कोरोना का स्ट्रेन B.1.617। अमेरिका में फिलहाल फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है और वो इस पर भी कारगर साबित हुई। भारत में कोरोना वायरस का प्रबंधन कौन संभाल रहा? प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी? असल में प्रबंधन का काम चिकित्सा क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों के हाथ में है। कोरोना को लेकर जिस तरह गांव में झोलाछाप डॉक्टर्स अनभिज्ञ हैं, वैसे ही इन विशेषज्ञों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कोरोना का इलाज कैसे करें। 1.5 साल बाद प्लाज्मा थेरेपी आइवरमेंटिन नाम की दवा को इलाज के प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया। इसी तरह अचानक जब देश में ब्लैक फंगस के मामले बढ़े तो नया तर्क दिया गया। झोलाछाप विशेषज्ञों ने एक साथ कहा, स्टेरॉइड के अधिक इस्तेमाल से ऐसा हो रहा है। क्या पहली लहर में ही ये पता नहीं लगाया गया कि स्टेरॉइड के ज्यादातर इस्तेमाल से जानलेवा ब्लैक फंगस फैल रहा है? ऐसे में रेमडेसिविर, फेविपिराविर या फिर अन्य दवाएं क्या अनुपयोगी हैं? जबकि अब तक लोग इन दवाओं पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरप्पा मोइली पार्टी की हालत से क्षुब्ध है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय से वो दुखी और उन्होंने कहा कि हार के लिए एआईसीसी और प्रदेश स्तर पर जिम्मेदार नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं करेंगे तो पार्टी की परवाह भला कौन करेगा? मोइली ने चुनाव रणनीति और राज्यों में सीएम का चेहरा घोषित नहीं करने पर भी सवाल उठाए। केरल और असम में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करना कांग्रेस को भारी पड़ेगा। हमें राज्यों में लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए। कांग्रेस के G23 में शामिल मोइली ने उम्मीदवारों के चयन में भी गलती बताई। मोइली ने पार्टी की चुनाव रणनीति पर बुनियादी सवाल भी उठाया और कहा कि हम पैसे और संसाधन एकत्रित करने की क्षमता और जातिवाद के आधार पर नेता तय कर रहे हैं, जो मेरे विचार से गलत है। इस तरीके से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और थिंक टैंक रहे मोइली, और मोइली के इस बयान से कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ रहा है। कैदियों को अब 90 दिन के लिए मिल सकेगी विशेष पैरोल। कैदियों को पैरोल को लेकर नियमों में संशोधन किया गया है। प्रिजनर रिलीज और पैरोल रूल्स 1958 में संशोधन किया गया है। गृह विभाग ने नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। संशोधन के बाद नए नियम 17 मई 2021 से लागू होंगे। अब 4 हफ्ते की बजाय 90 दिन की विशेष पैरोल दी जा सकेगी। राज्य की जेलों में करीब 600 कोरोना पॉजिटिव बंदी हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी के निर्देश के बाद यह आदेश जारी किया गया। अभी जो बंदी पैरोल पर हैं, उनकी विशेष पैरोल अवधि 30 जून तक रहेगी। ताउते की मेहर, बैसाख में सावन। मई में बारिश ने तोड़ा 44 साल का रिकॉर्ड। उदयपुर में 108 मिलीमीटर बारिश हुई। 1977 में 23 मई को हुई थी 54.4 मिलीमीटर बारिश। जयपुर जिले में 13 साल का मई का रिकॉर्ड टूटा। जयपुर जिले में 75 तो शहर में 37 मिलीमीटर बारिश हुई। मूंगफली समेत अगैती फसल की बुआई के लिए बारिश फायदेमंद है। अगैती फसलों की बुआई का लक्ष्य 10% तक बढ़ने की उम्मीद है। गुजरात में इस दौरान 79 की मौत हुई, जबकि 16,000 घरों को नुकसान भी इस तूफान ने पहुंचाया। ताउते जोधपुर से नागौर होते हुए निकल गया जयपुर भरतपुर की तरफ। आज धूप, 22 और 23 मई को एक और विक्षोभ से बारिश होना संभावित है।
जब बीजेपी में आ गए तो फिर डर काहे का। बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने किया कमाल। 7 साल पुराने एक मामले में टीएमसी के 2 मंत्रियों, एक विधायक, एक अन्य को गिरफ्तार किया। दिन में सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत तो रात में हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, जबकि खुद हाईकोर्ट ने दिए निर्देश कोरोना संकट में बहुत जरूरी हो तो ही सुनवाई करें। बहरहाल उसी मामले में शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय आरोपी हैं, लेकिन ये दोनों अब बीजेपी में हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की। इस बीच शुभेंदु अधिकारी के स्टिंग का वीडियो फिर से वायरल होने लगा। वे साफ साफ कैमरे पर 5 लाख रुपए लेते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उन पर नहीं की। और बात एक नए सवाल की, क्योंकि क्या बिहार के अंदर कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। लालू यादव की रिहाई से राजनीतिक हलकों में कई चर्चा है। बीजेपी नेताओं में टेंशन और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। वहीं सहयोगी जदयू के नेताओं के भी सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का तो बचाव करें, लेकिन बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रही है। जदयू नेताओं का मानना है कि नीतीश बीजेपी की सियासत से बहुत आहत है। चुनाव में मिली कम सीटों का चिराग पासवान से ज्यादा बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए नीतीश कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। सवाल यह भी है कि दुनिया क्या वाकई में जैविक युद्ध के बीच में है। कोरोना वायरस नेचुरल नहीं बल्कि प्रयोगशाला में तैयार किया गया वायरस था। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार वायरस लीक हुआ या किसी ने इसको किया है। चीन को जिम्मेदार ठहराने की मांग कर रहे कई पश्चिमी देशों ने उन दिनों दवा बनाया। बाद में WHO की टीम वुहान लैब गई। जो चीन के अधिकारियों ने दिखाया वही देखा, क्योंकि WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडेनम को चीन ने ही उस पद पर बैठाया। बहरहाल अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो ने खुलकर कहा वायरस लैब से लीक हुआ। कई और विशेषज्ञों ने माना है कि यह नेचुरल वायरस नहीं है। दुनिया इस समय एक जैविक युद्ध का सामना कर रही है, तभी दुनिया के देशों को गंभीरता से लेकर चीन को जवाबदेह ठहराने के कदम उठाने चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।